हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान 0 किलोमीटर चैनल। जैसा कि आपने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा होगा, मैंने उसमें सेक्शन ए बी सी सॉल्व किया था। न्यू मॉडल टेस्ट पेपर जो है आपका फर्स्ट, और वो आपके जो एमबीडी के साथ सैम्पल पेपर्स मिले हैं, मैं उसका फर्स्ट सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो मैंने इसकी फर्स्ट पार्ट में सेक्शन ए कंप्लीट, बी एंड सी के 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज मैं आपको उससे आगे के सोल्यूशन देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सेक्शन सी के जैसे कि हम 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसके क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक अभी हमारे रिमेनिंग हैं। 3 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स वाले, एंड सेक्शन डी में भी 3 क्वेश्चंस आते हैं विद इंटरनल चॉइस। उसके साथ 2-2 क्वेश्चन होते हैं, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। जो तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे उसमें से मैं एक का सोल्यूशन दूंगी और आपको मेथड अच्छे से समझाऊंगी सो दैट आप इजीली उससे सॉल्व कर सकें। और जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे तो सभी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन हम इस वीडियो में ज़रूर देंगे। ठीक है जी। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। और सबसे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट उन्हें नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। अब हमारे पंजाब बोर्ड के एग्जाम्स नियर आ रहे हैं, थोड़े ही दिन बाकी हैं, 10-15 दिन रह गए हैं। तो इसमें मैं आपको कम से कम 12 सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस देने वाली हूं। अगर कोई भी बच्चा अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, स्टूडेंट अच्छा स्कोर करना चाहता है, तो वो ये सैम्पल पेपर अच्छे से सॉल्व कर ले, उसका एग्जाम आई एम श्योर बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो ध्यान से देखिएगा, ये इंटीग्रेशन में से है आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और इसमें भी चॉइस है, 2 क्वेश्चन है तो दोनों के सोल्यूशन दूंगी आपको। इसमें थोड़ा सा जो हमारे क्वेश्चन का लेवल होने वाला है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इजी नहीं डालेगा पंजाब बोर्ड, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज़्यादा ईजी आने के चांसेस नहीं हैं। तो ज़्यादातर इसमें आपको इंटीग्रेशन जो है वो बाय पार्ट्स आ सकती है 4 मार्क्स में, और या फिर जो उसके फॉर्मूले होते हैं 1/a² + x², उस टाइप के बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी देखते हैं ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। साथ में लिखा हुआ है d5। तो अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे फाई एंगल है लेकिन क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्व सही करते हैं, लेकिन फाई की जगह पे थीटा लिख देते हैं। बच्चे ये बिल्कुल ध्यान से, जो एंगल गिवन हो वही एंगल लिखना है। अगर आपने ऐसा चेंज कर दिया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख दिया है फर्स्ट न्यूमरेटर को, कुछ भी चेंज नहीं किया। देखिए, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं हमारे माइंड में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर वो अप्लाई नहीं होता फिर हम लॉन्ग डिवीजन पे आते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, रेदर देन बाकी सारी टाइप्स हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। लेकिन वेरी फर्स्ट स्टेप होता है सब्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे sin phi को t पुट करती हूँ, एज यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sin phi इज cos phi d phi, वी हैव cos phi d phi, बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे cos phi एक और है, हमें ये वाला cos phi नहीं चाहिए। तो इसको मैं साइन में कन्वर्ट करने जा रही हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, वेरी सिंपल। तो ये यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या होता है 1, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। कॉस स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर फाई। अब मैं इस इंटीग्रेशन को ओपन करूंगी, बस आप ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही हूँ। -1 माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, देन -4 sin phi, राइट, d5। अभी हम यहाँ पे 5 - 1 4 लिख सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आ जाएगा 4 + साइन स्क्वायर फाई -4 sin phi। इस तरह सॉल्व करने जा रही हूँ। ज़्यादा स्टेप्स इंक्रीज नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा sin phi, पुट करेंगे हम d, और उसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos phi d phi इट्स dt, राइट। sin phi को t पुट करेंगे, cos phi d phi dt, योर cos phi d phi इज हियर। सो जस्ट सब्स्टिट्यूशन एंड यू विल चेंज द इंटेग्रल। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 4 मार्क्स में डेफिनेट इंटेग्रल में से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये तो इनडेफिनेट में, जो इसके साथ चॉइस में है वो आपको डेफिनेट इंटेग्रल में से दे रखा है। आपको एक क्वेश्चन आना जरूरी है, दोनों में से कोई एक अच्छे से आता होना चाहिए, आपने तो एक ही अटेम्प्ट करना है, राइट। तो ये हमारा इंटेग्रल बन गया। अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे t² + 4 - 4t, यू कैन राइट इट t - 2 होल स्क्वायर। t - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b²
प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स t माइनस 2 होल स्क्वायर। सो इट इज dt। अब मैं जस्ट क्या करूंगी, न्यूमिनेटर को कुछ ऐसी फॉर्म में लिखेंगे सो दैट जो आपका डिनोमिनेटर है वो आराम से कट हो जाए और उसकी इंटीग्रेशन इजी हो जाए। सो ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने -2 को लिखा है +6 - 4। इसका एक रीज़न है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। बाकी सारा एज इट इज़, और कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद क्या करने वाली हूँ कि यहाँ पे 3t + 6 मैंने सेपरेट कर दिया, उसके बाद -4 को सेपरेट कर दिया, राइट। दोनों की डिफरेंट इंटीग्रल इंडिविजुअली यहाँ पे मैंने सेपरेशन की है इनकी इंटीग्रेशन की। अब 3t + 6 जो है हमारे पास यहाँ पे, हम उसमें से कॉमन ले सकते हैं वैल्यू, और नीचे हमारे पास 3t यहाँ पे -2 था, -2 है तो -6 + 4 करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से +4, राइट। अब 3t - 6 में से मैं क्या करने वाली हूँ, 3 कॉमन ले लिया, t - 2 ओवर t - 2 होल स्क्वायर इंटेग्रल dt, इसको मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, देन +4 मैंने बाहर कर दिया बिकॉज कांस्टेंट है, t - 2 होल स्क्वायर dt, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी मैं फर्स्ट पार्ट जो इसका यहाँ पे किया था वो रिमूव कर रही हूँ। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो इसलिए लेंथी तो होगा ही इंटीग्रेशन का। अभी यहाँ पे हम इसे कट कर सकते हैं। सो इट इज़ 1/t - 2 dt, ठीक है। एज यू नो दैट इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, और ये t - 2 का होल स्क्वायर मैं ऐसे ऊपर ले आई हूँ विद नेगेटिव साइन, ये जो अपॉन में 2 था। अब 1/x - 2 कुछ ऐसे लीनियर फॉर्म, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log की फॉर्म में। सो इट इज़ log t - 2, तो ये कुछ इस तरह से आ गया है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, -2 + 1 ओवर -2 + 1, सो इट इज़ दिस प्लस c, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/t - 2 राइट, यहाँ तक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे t की बैक सब्सटीट्यूशन, यू नो हियर आपने sin 5 पुट किया था, t बैक सब्सटीट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अगर आप ये नहीं करते हो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैक सब्सटीट्यूशन करने वाली हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। अब इसकी चॉइस में एक आपको डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, अब हम वो सॉल्व करते हैं। उस साइड से स्टार्ट कर देती हूँ, किसी ने नहीं नोट डाउन किया है तो वो कर सकता है इस तरफ से। हम बिल्कुल ही स्लोली आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं। आप अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट स्टेटमेंट लिख रही हूँ, इसकी चॉइस वाला जो क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो फॉर द फाइनल एग्जाम्स। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, लेकिन अदरवाइज मैं बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के पूरे चांसेस हैं इस बार एग्जाम्स में, राइट। अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को देख के अभी हमें ये क्लियर नहीं होता कि हम इसे सब्सटीट्यूशन कर भी सकते हैं या नहीं। कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके, अगर मैं इससे सब्स्टिट्यूट करूँ तो कॉज और साइन का हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हमें देखना पड़ेगा। ध्यान से देखना, मैं इसकी स्टार्टिंग कैसे करूँगी। मैं लिख रही हूँ वी नो दैट, मैं इसका एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, थीटा लिख लीजिए या एक्स लिख लीजिए, चॉइस इज योर। मैं एक्स ही लिखती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, थीटा से फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें एक्स की फॉर्म में। तो 1 - sin 2x, एज वी नो दैट 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 - cos 2x का होता है 2 sin स्क्वायर x। लेकिन 1 - sin 2x का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं उसमें, हम 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं और sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, राइट, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। सो इट इज a² + b² - 2ab, यू कैन राइट इट a - b होल स्क्वायर। आप cos को पहले भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा 1 - sin 2x का एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें तो सिर्फ sin 2x चाहिए था, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, राइट।
हमें सिर्फ sin 2x चाहिए, मैं इसे इस साइड ले आऊंगी और इसे इस तरफ मूव कर रही हूँ सो दैट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। मेरा sin 2x उधर चला गया है, sin 2x मैंने उधर मूव कर दिया, इसको मैं इधर ले आई हूँ, राइट। अभी मैं क्या करूंगी कि हमें sin 2x के साथ क्या चाहिए 9, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ बोथ साइड्स, राइट, बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 9 आ गया, सो 9 sin 2x। अभी हमारे पास इतनी वैल्यू आ चुकी है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट simply you can write 9 sin 2x is 9 minus 9 into sin x minus cos x whole square. You can write it here, okay? मैं यहाँ पे लिख के इसका फर्दर सॉल्यूशन दे रही हूँ। सेक्शन सी कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। नाउ हमारा एक्सप्रेशन चेंज होने वाला है, ये हमारा मैंने आईलेट किया, ज़्यादा हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन करते हैं उसे आईलेट कर लेते हैं, अगर प्रॉपर्टीज लगनी हो तो वो बहुत यूज होता है, अगर प्रॉपर्टीज ना लगनी हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप आई लो या ना लो, राइट। लेकिन चेंज ऑफ इंटीग्रल करना पड़ जाता है कभी कभार हमें, तो मैंने न्यूमिरेटर को तो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स, कि अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। So here is 16 को मैंने as it is लिखा, but 9 sin 2x is 9 minus 9 into sin x minus cos x का whole square. Just substitute here like this. Okay, fine. Now अब मैं क्या करने वाली हूँ, 16 plus 9 is 25. As you know that sin x minus cos x की substitution करवाने वाली हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने t पुट कर दिया। You know that what is the derivative of sin x? It is a cos x. And what is the derivative of cos x? It is minus sin x. लेकिन वो sin नेगेटिव और ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, so it becomes dx into dt. So sin x plus cos x dx you have in the numerator. आपके पास न्यूमिरेटर में प्रेजेंट है, you can replace it by the dt. So it is 0 pi by 4. So it is dt. तो यहाँ पे dt आ गया है 16 plus 9 25. राइट, 9 एज इट इज, और इसको हमने क्या किया था t, तो इट इज अ टी स्क्वायर, राइट। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, इट इज आई है। थोड़ा सा और मोल्ड करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे मैं लिमिट्स चेंज करने वाली हूँ। लिमिट्स क्यों चेंज करूँगी, क्योंकि हमने इसको t पुट कर दिया है, t पुट करने पर हमारा एक्सप्रेशन t की फॉर्म में हो गया है, और लिमिट्स भी किसकी होनी चाहिए, t की होनी चाहिए। बट हेयर द लिमिट्स, ये किसकी लिमिट्स हैं, x की लिमिट है, तो इसको हमने t पुट किया। यहाँ पे t क्या है 0, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, sin 0 इट इज 0, cos 0 इज 1, बट क्या हो जाएगा वो -1। सो यहाँ पे लिमिट क्या बन गई -1, मतलब when x is 0 दिस, और इस एक्सप्रेशन में पुट करने पर t हमें क्या मिल रहा है -1, राइट। जब x को π/4 करेंगे, sin 45 इज 1/√2, cos 45 इज ऑल्सो 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2, तो वो क्या हो जाएगा 0। सो t क्या हो जाएगा 0। जब x π/4 होगा तो t क्या हो जाएगा 0। सो मेरी लिमिट -1 to 0 आ चुकी है। अब हम x की लिमिट नहीं लिखेंगे, dt 25 को मैं लिख रही हूँ 5 का स्क्वायर, और इसको हम लिख देते हैं 3t का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला 1/a² माइनस x², राइट। अभी नेक्स्ट करते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं। आई होप आपने इतना तो नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम इसका यहाँ पे बाकी का पार्ट सॉल्व करते हैं। तो a² माइनस x², पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है वी हैव 1/2a बिकॉज इट इज log a plus x over a minus x plus c, so that's it। ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, log a plus x over a minus x plus c, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला a आपका 5 है और x की जगह पे क्या है 3t। अब आपको बैक सब्स्टिट्यूशन करने की नीड नहीं है बिकॉज हियर इज द लिमिट ऑफ t, x की लिमिट्स नहीं है। सो देखिएगा, तो मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, तो इंटीग्रेशन का साइन हम नहीं डालेंगे। सो i इज 1/2a
so 1/2 into 5 log a plus x, so it is 5 plus 3t over 5 minus 3t plus c, राइट। ये इंटेग्रल हो गया हमारा। अब लिमिट हमारे ये जो है जिसमें लिमिट्स दे रखी होती है, डेफिनेट इंटेग्रल होता है, उसमें हम प्लस सी नहीं लिखते, तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब हमारी जस्ट इधर लिमिट लिखूंगी मैं 0 से लिख के, सॉरी -1 से लिख के 0। तो जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे, ये तो 10 ही रहेगा, 1/10 हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर क्या होता है अपर लिमिट, जब आप 0 पुट करोगे t को, तो 3 into 0 क्या आ जाएगा 0, मतलब 5 बचेगा, यहाँ पे 5 कट जाएगा, 1 log 1 इज 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस लोअर लिमिट, जब आप -1 करोगे 5 minus 3 क्या हो जाएगा 2, एंड यहाँ पे माइनस करोगे 5 plus 3 क्या हो जाएगा 8, सो इट इज log 1/3 विद नेगेटिव साइन। आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, अदरवाइज आप इतना भी आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का, लॉग की फॉर्म में भी आपका आंसर आ सकता है। यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ, दिस, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। यू कैन नोट डाउन इट, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो चुका है हमारा। एक चीज मैं और बता दूं आपको, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये जो 3t है, 3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, x के प्लेस पे नहीं लेते, a माइनस एक्स, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस x लिखवाया था। ऐसा करने से क्या होता है कि जो x का कॉफिशिएंट होता है वो साथ में आता है, 1/x कॉफिशिएंट, ठीक है। तो आप जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक 3 भी आ जाएगा। तो x का कॉफिशिएंट क्या था 3 था हमारे पास, ठीक है। तो वो आप x का कॉफिशिएंट नीचे यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो बेसिकली x के लिए है, 3x के लिए नहीं है। तो वो जो x का कॉफिशिएंट होता है वो हमेशा जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो नीचे आता है, तो वो 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, सो इट बिकम्स 30 है, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन में से है, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं लीनियर फॉर्म, वो आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गई है, तो वो हम नहीं करेंगे। अभी हम यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, y0 when x = 1, आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हमें देखनी पड़ती है कौन सी टाइप की है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, होमोजीनियस है, या इक्वेशन रिड्यूसिएबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, वेरी फर्स्ट स्टेप देखना ध्यान से, मैं इन दोनों में से y कॉमन ले रही हूँ, तो 1 + x कॉमन हो गया, सो इनटू क्या आ गया 1 + y, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इट इज़ अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मैं x वाली वैल्यू को इस तरफ लेके आ रही हूँ और इसे कुछ इस तरह से, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, राइट, ठीक है जी। जब वेरिएबल सेपरेबल हो गया फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। लो जी, इंटीग्रेशन कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ इस तरह से, तो 1/1 + y की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, log 1 + y, है ना। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ log 1 + y, 1 की इंटीग्रेशन x + x की इंटीग्रेशन x² + c। Now just substitute the value of x and y, you will get the value of y c, because here it is mentioned find the particular solution। particular solution का मतलब होता है c की वैल्यू भी निकालनी है। मैं यहाँ पे x y की वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, y आपका 0 है और x आपका 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 1 + 0 is log 1, log 1 क्या होता है 0, so it becomes 3/2 और वो इधर आ जाएगा, तो ये c की वैल्यू जस्ट पुट इन 1, you will get the answer। now log
1 प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. तो ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेस थ्योरम वो तो फिक्स्ड ही है, आप श्योर कर लीजिए. एक बेस थ्योरम में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आने वाला है. दैट इज फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी चैप्टर. इसे ध्यान से कीजिए, आप आराम से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो. ठीक है जी. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. ये प्रोबेबिलिटी में से या बेस थ्योरम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार आपको क्वेश्चन में जरूर आएगा. इसमें क्या बोला गया है कि बैग 1 जो है आपके पास, उसमें रेड बॉल्स हैं 5 और उसमें ब्लैक बॉल्स हैं आपकी 3, राइट. और जो आपका बैग 2 है उसमें आपकी रेड बॉल्स हैं 6 और ब्लैक बॉल्स हैं आपकी 5. उन्होंने ये बोला है कि 1 बैग इज चूजन एट रैंडम. एक बैग को सिलेक्ट किया गया, उसमें से बॉल निकाली गई है और वो बॉल ब्लैक कलर की निकली है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1. ये बैग 1 में से निकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए. सो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे. सबसे पहले हम इवेंट सेलेक्ट करेंगे. इवेंट्स हम ले लेंगे E1 E2, एक मैंने ले लिया A. ठीक है. तो हम सबसे पहले E1 को देखते हैं क्या आएगा. डिफाइन कर देती हूँ. बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, इसका मतलब E1 हो जाएगा. E2 का मतलब बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, मतलब कि E2. और A का मतलब बॉल इज फाउंड टू बी ब्लैक. उन्होंने बोला ना ब्लैक निकली है. अब हमें दोनों बैग में से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटीज लिखनी पड़ेंगी. वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. A बाई E1. व्हेन बैग 1 इज सिलेक्टेड, इसमें से ब्लैक बॉल्स कितनी हैं 3 और टोटल बॉल्स कितनी हैं 8. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/8, राइट. अब मैं अगर बात करूँ A बाई E2 की, बैग ये वाला सिलेक्ट किया, इसमें ब्लैक बॉल्स कितनी हैं 5 और टोटल कितनी है 11. वो मैंने लिख दिया यहाँ पे. E1 E2 इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी हाफ हाफ. हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है E1 ओवर A. उन्होंने बोला अ बॉल इज फाउंड टू बी ब्लैक. ऑलरेडी हैपेंड क्या है, ब्लैक कलर है. बट फाइंड कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ये बैग 1 में से निकाली गई है. इट इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग बेस थ्योरम. आपने ये जरूर मेंशन करना है यहाँ पे. ठीक है जी. तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ E1 प्रोबेबिलिटी A बाई E1. यहाँ पे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A बाई E2. ठीक है जी. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे. हमें पता है हमारी क्या वैल्यूज हैं. इस तरफ सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ. E1 है हाफ, A बाई E1 3/8 ओवर हाफ इंटू 3/8 प्लस हाफ इंटू 5/11. अब आपको इसे सॉल्व करना है. सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास. तो इसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे. 3/16 प्लस 5/22. आप इसे एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. वो आप इतना सा खुद कर सकते हैं. 33/73, राइट, बाय यूजिंग बेस थ्योरम. सो दैट्स ऑल अबाउट द सेक्शन सी. सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हो चुका है. दैट इज ऑफ 4 मार्क्स क्वेश्चंस. अभी मैं सेक्शन डी स्टार्ट करने वाली हूँ. सेक्शन डी में हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड आएगा, सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा. उसके बाद हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 3D में से एक क्वेश्चन होगा. उसके साथ चॉइस में भी एक क्वेश्चन है. प्लस आपका एक लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है. अगर आप वैसे आपको बता दूं सेक्शन ये जो डी मैंने यहाँ पे सॉल्व करना है, सेक्शन डी कंप्लीट, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं हर सैम्पल पेपर के लिए सेम होने वाले हैं. एक बार मैं इसका टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी सो दैट आप सारे सैम्पल पेपर्स में सेम मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो. हम 12 सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, सबके ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज ही होंगे. आपको बस मेथड क्लियर करना है, स्टेटमेंट तो कुछ भी आ सकती है, राइट. तो सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं.
सेक्शन डी में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपको 6 मार्क्स का, वो बताती हूँ आपको, ठीक है जी। 14th क्वेश्चन, उसमें एक तो आएगा मैट्रिक्स मेथड, दूसरा आएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बोथ आर द वेरी इजी क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में मेथड्स प्रॉपर आपने यूज करना है तो 6 मार्क्स आपके श्योर हैं। या तो मैट्रिक्स मेथड अच्छे से कर लो, मैं तो वैसे यही करूंगी कि कहूंगी आपको कि आप मैट्रिक्स मेथड ही कीजिए, क्योंकि चॉइस में पता नहीं सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आता है या कुछ और आ जाता है। मैट्रिक्स मेथड तो श्योर है, 6 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा श्योर है। आप 6 मार्क्स के लिए मैट्रिक्स मेथड को अच्छे से क्लियर कर लो। 6 नंबर वाले अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो, आपके 18 मार्क्स बिल्कुल श्योर हैं। ओके, तो मैट्रिक्स मेथड देखते हैं, अच्छे से समझते हैं होता क्या है। आप एक वीडियो में इसे क्लियर करके सारे सैंपल पेपर्स में इसे श्योर कर सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन है 4x + 3y + 2z = 60। ये इक्वेशंस हैं, वो लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। +3z = 70, ठीक है। गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप अच्छे से करूंगी, पर आपने प्रॉपरली देखना है। 6 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, प्रॉपरली अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा। रिटन एज, इसको कैसे लिखोगे आप? 4, मैं सबके कोफिशिएंट्स लिख रही हूँ। इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, अभी ए नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशंस को लिख रही हूँ मैं बस। सो इसको जस्ट आप कंपेयर करोगे ax = b के साथ, ठीक है। वी नो दैट करके लिख सकते हो आप। सो दैट आपका जो a है, यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, x निकालना हो तो a को उधर ले जाएंगे तो वो a उधर आ जाएगा 1/a b, और a 1/a का रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हो आप उसको? a इनवर्स b। आपने इसे 1 मार्क डाल लेना है क्योंकि आप एंड में जाके इसे यूज़ करोगे। अब आपका जो a है वो है 4 1 6 3 2 2 एंड 2 3 3, राइट। दिस इज योर a मैट्रिक्स एंड दिस इज योर कैपिटल X मैट्रिक्स एंड योर b मैट्रिक्स इज 60 45 एंड 70। ये आपके पास 3 मैट्रिक्स आ चुके हैं a x b। आपको सॉल्व क्या करना है? x निकालना है, मीन्स आपको a इनवर्स b निकालना है। तो a इनवर्स कैसे निकलता है? 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a। हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है? प्लस माइनस प्लस के साइन लगा लेते हैं। सबसे पहले +4, उसके साथ जो बच गया ये वाला कॉलम और ये रो स्किप कर देंगे, क्या बच गया वो हम लिखेंगे। उसके बाद -3, ये वाला -3, ये वाला कॉलम रो स्किप कर दो 1 6 3 3। उसके बाद आपका बचा +2, ये 2 लिया है, ये वाला कॉलम रो कर दो 1 6 2 2। ये आ गया कंप्लीटली। अब इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, प्रॉपर प्रोसीजर। 3 to the 6, 6 minus 6, it becomes 0. 3 minus 18 plus 2, 2 minus 12, right? 6 minus 6 क्या हो जाएगा? 0। तो 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -15 -10, तो ये आ गया हमारे पास 45 और ये आ गया -20, सो इट बिकम्स 25। सो आपका जो ए डिटर्मिनेंट है वो कितना आ चुका है? 25। अब हमें क्या करना है? एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हमें सारे के सारे को-फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे ये पोर्शन इरेज करना पड़ेगा यहाँ से, बिकॉज इट इज अ क्वाइट लेंथी क्वेश्चन। को-फैक्टर्स निकालने वाली हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स मेथड को-फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 1 1 2 1 3। पहले हम ये निकालते हैं। 1 1 का मतलब क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 दैट इज 3, -1 की पावर 1 + 3 दैट इज 4। इसको ऐड करना होता है। अब ये 1 1 का मतलब यही है कि यहाँ पे मैं एक बार ए मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, सो दैट बार बार हमें कंफ्यूजन ना हो।
राइट मैंने एक बार मैट्रिक्स लिख लिया 4 1 6 3 2 2 एंड 2 3 3। 1 1 का मतलब होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करके बाकी जो बच गया, जैसे उसमें जो बचा था 2 2 3 3, तो ये तो क्या आ जाएगा आपका 0। उसके बाद है हमारा 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो उसके लिए भी क्या बचेगा वही 1 6 3 3, तो वो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 18 दैट इज माइनस 15। माइनस 1 की पावर 3, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, सो इट इज 15। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। तो 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 क्या होगा आपका माइनस 10, ठीक है वो माइनस 10, तो यहाँ पे तो माइनस 10 ही आने वाला है। तो ये आपके को फैक्टर्स आ गए फर्स्ट रो के 1 1 1 2 1 3। अभी हम क्या करेंगे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब मैं 2 1 वाला करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 3 आएगी, तो मैं डायरेक्ट माइनस 1 लिख देती हूँ। माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 4 आएगी, तो 1 आ जाएगा। 2 प्लस 3 5 आएगी, तो माइनस 1 आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 2 3 दैट मीन्स 9 माइनस 4, डायरेक्ट लिख रही हूँ 9 माइनस 4 दैट इज 5, तो ये आ गया आपका माइनस 5। और 2 2 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 3 इज 12, 12 माइनस 12 0, ये आ गया 0। 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 2 इज 8, 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 दैट इज माइनस 10, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये आ गया आपका 10, ठीक है। अभी ये आपकी सेकेंड रो के हो गए हैं। अभी मैं करने वाली हूँ 3 1 3 2 3 3। और ज़्यादा डिटेल में जो बोल रही हूँ प्रॉपरली एक एक पॉइंट वैसे तो कोशिश कर रही हूँ सारा लिख रही हूँ, और ज़्यादा डिटेल में देखना हो आप हमारा वेरी फर्स्ट सैम्पल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पे है, वहाँ पे जाके पार्ट 2 में अच्छे से देख सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड उसमें भी क्लियर करवाया गया है। एक बार फिर से और डिटेल में, ठीक है जी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 2 3, यहाँ पे फिर से और एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये तो 4 हो गया, पॉजिटिव रहेगा, 3 3 इज 9, 9 माइनस 4 दैट इज 5। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो पहला था हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 2 3 आ गया वहाँ पे। अब हमारा है थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4 1 2 3, तो ये हमारा आ गया 4 3 इज 12, 12 माइनस 2 दैट इज 10, और एक नेगेटिव यहाँ से माइनस 10। 3 3 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 3 1 2, सॉरी 2, 4 2 8, 8 माइनस 3 इज 5, तो 5 और ये वाला पॉजिटिव ही है, ये आ गया 5। नाउ योर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए में हम कोफैक्टर्स लिखते हैं विद इट्स ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स यहाँ से लिखने शुरू करेंगे, 10 5 माइनस 10 5। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। एज यू नो दैट ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना। 0 15 माइनस 10, ठीक है जी, 5 माइनस 10 और 5, सॉरी 0 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10, लास्ट वाला 5 माइनस 10 5, ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। नाउ जस्ट फाइंड द ए इनवर्स, तो इनवर्स मैं उस तरफ सॉल्व करने जा रही हूँ, दैट इज 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। A inverse is 1/a determinant into adjoint A, right? A determinant क्या था हमारा 25, adjoint A जो है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे तो ये हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, x निकालना है। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, पुट इन 1। आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं मैंने आपको एक इक्वेशन में x इक्वल टू इनवर्स b को 1 मार्क करवाया था, राइट? तो वहीं पे जा रही हूँ मैं। x क्या था हमारा x y z, a इनवर्स ये आ गया, साथ में b मैट्रिक्स देख सकते हैं 60 45 70,
लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसको 25 के साथ डिवाइड करना है एंड यू विल गेट एक्स वाई जेड हेयर। तो अब इसकी ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी, तो जब 0 के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। 45 को -5 के साथ करना है आपको, फिर 70 को 5 के साथ करना है, ठीक है। फिर उसे सॉल्व कर दोगे, फिर 25 आ जाएगा, उसे आप सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 125। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, दूसरी तरफ कर देती हूँ। आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल हियर। तो यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ कोफैक्टर्स को और इस तरफ सॉल्व करती हूँ प्रॉपरली मैट्रिक्स मेथड कंप्लीटली। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x y z। 1/25 अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 को 60 के साथ किया, इट बिकम्स 0, ठीक है जी। और उसके बाद हमने करना है, नेक्स्ट को करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगा, -5 को 45 के साथ, -225, फिर हमने 5 को किया 70 के साथ, 350 कंप्लीट, फिर 15 को 60 के साथ 900, फिर 0, फिर 10 को 70 के साथ -700, फिर -10 को 60 के साथ -600, फिर 10 को 45 के साथ +450, फिर 70 को 5 के साथ, सो इट इज़ 350। तो यहाँ पे 350 में से 225 सब्ट्रैक्ट किए, इट इज़ 125, 900 में से 700 की, इट इज़ 200। अब हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 800, 800 में से 600 माइनस की, इट इज़ 200, 1/25, 25 के साथ सबको सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी डिवाइड करना है, तो पहले कितना आ जाएगा 3, देन 8 और 8। सो दिस इज योर एक्स वाई जेड हियर। तो आपका कितना आंसर आ गया यहाँ पे, सॉरी 3 लिख दिया, 125, 5 आएगा। सो देयरफॉर x is 5, y is 8 and z is also 8. This is the answer of complete matrix method. मैंने आपको complete matrix method सॉल्व करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसकी जस्ट स्टार्ट ही करूंगी, बाकी डिटेल में देखने के लिए आप मेरा दूसरा सैम्पल पेपर जो है ऑलरेडी सॉल्व है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, क्वेश्चन सॉल्व किया गया उसमें भी देख सकते हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी उसमें क्लियर किया गया था, उसके साथ चॉइस में क्वेश्चन है परपेंडिकुलर वाला, वो भी मैंने बताया है उसमें, और लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी आपको उसमें करवा चुकी हूँ। और उस वीडियो को देखने के लिए उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके कंप्लीट सॉल्यूशंस देख सकते हैं। अभी मैं जस्ट हिंट दूंगी आपको क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज के लिए, ठीक है। और डिटेल में देखने के लिए आप हमारी वो सेकेंड पार्ट को अच्छे से देख सकते हो, उसमें हमने सेक्शन डी प्रॉपरली सॉल्व किया हुआ है। एक और वीडियो आपको ओनली सेक्शन डी 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे मिल जाएगी, जिसमें मैं सिर्फ सेक्शन डी ही सॉल्व करूंगी, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। अभी मैं बता देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो और वाला है सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, उसमें क्या करते हैं, जो आपका मैट्रिक्स होता है उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, लाइक दिस। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज करना है, उसको एडिशन करनी है, डिवाइड बाय 2 करना है, फिर उसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन करनी है और डिवाइड बाय 2 करके इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है 15 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसमें आप क्या करते हो, आपको इक्वेशन को कंपेयर करके E1 E2 निकालना है, माइनस करना है, यहाँ पे B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में दोनों का हमें मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, राइट। मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख देती हूँ यहाँ पे, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 15th का आंसर जो है आपका वो है 57√666। इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर है आपका, राइट। मैट्रिक्स मेथड तो मैंने सॉल्व भी कर दिया था, और इसका जो चॉइस में क्वेश्चन है 3D का, उस क्वेश्चन का आंसर भी लिख देती हूँ। इक्वेशन है उसकी x-1/2, y-2/1 एंड z-4/-2। उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं 11/9, 19/9, पहले आपको कोऑर्डिनेट्स ही निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। उसका आंसर है 1/3। तो 3 आंसर्स दे रखे हैं,
तो ये आंसर है आपका चॉइस में जो क्वेश्चन है, राइट। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे 11/9, 19/9 एंड 34/9, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली वो यहीं पे लिख देती हूँ कॉमा डाल के, 1/3 आंसर आएगा, राइट। तो उसके बाद है आपके लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन, उसके भी आंसर्स आपको दे देती हूँ सो दैट आप उसे सॉल्व करके मैच कर सको आंसर्स को। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन भी श्योर है, 6 मार्क्स का ग्राफ में से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आपको 16th क्वेश्चन करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और वो सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, डिफिकल्ट नहीं आएंगे। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 60 है, और वो 5,5 पे आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 180। बाकी के सारे पॉइंट्स पे आ रही है, मतलब कि 2 पॉइंट्स पे आ रही है, 15,15 एंड 0,20 पे, राइट। और जो इसका चॉइस में क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 400, वो आ रही है 0,200 पे, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो एट ऑल पॉइंट्स है लाइन ज्वाइनिंग पे, और वो है 100, और वो भी 2 पॉइंट्स पे आ रही है, 0,50 एंड 20,40, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस सैम्पल पेपर। दिस इज द अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर। ये आपका सेकेंड सैम्पल पेपर था, सेकेंड और यू कैन से फर्स्ट सैम्पल पेपर विच इज अनसॉल्व्ड इन दिस बुकलेट। इसमें फर्स्ट पेपर सॉल्व है, तो सेकंड वाला मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया है। इसका सेक्शन डी जो मैंने सॉल्व इसमें नहीं किया, थोड़े क्वेश्चंस नहीं किया, मैट्रिक्स मेथड एंड ऑल, उसके लिए भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, स्टेटमेंट ही चेंज है, तो इतना आप कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं इसका जो न्यू स्टाइल मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको इसके सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर की मिल जाएगी। उसमें मैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स की कंप्लीट क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगी, और सेक्शन डी सेपरेटली बन जाएगा जो सभी सैम्पल पेपर के लिए सेम होगा। जो आपकी लाइन में से क्वेश्चन आते हैं 3D में से, वो एक क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से अलावा है, तो उसका अगर कोई क्वेश्चन ऐसे डिफरेंट आता है तो उसका सोल्यूशन मैं साथ में ही सैम्पल पेपर के साथ आपको दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको नोटिफिकेशन साथ साथ में मिलती रहे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।